डाइजेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, इंटेस्टाइन 65 के करीब आपके मार्क्स हैं इस संडे तक। पिछली बार से अच्छे हैं, पिछली बार कम थे ना, 65 नहीं थे ना, 99 हाईएस्ट है। थोड़ा सा और करना पड़ेगा। देखो, डाइजेशन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उसमें पहला स्टेप इंजेक्शन पढ़ लिया है, और सेकंड स्टेप डाइजेशन पढ़ लिया है। डाइजेशन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि कौन सा ऑर्गन है और उस ऑर्गन में कौन सी ग्लैंड होगी, वो कोई जूस सेक्रेट करेगी। तो मान लीजिए टंग है, तो टंग क्या करती है, इसमें कौन सी ग्लैंड होती है? दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। और वो कौन सा जूस सेक्रेट करती है? दैट इज बायो एंजाइम। तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। इसके 3 काम क्या है? दैट इज इट प्रोटेक्ट्स, दैट इज कोट ऑफ टीथ। कोट ऑफ टीथ का दूसरा नाम क्या है? एनामल। सबसे बाहर क्या होता है? एनामल। दूसरा काम ये क्या करती है? इट, चूंकि इस बेसिक है, बीइंग बेसिक, ये क्या करेगी? दैट इज फूड को स्लिपरी बनाती है, सोपी होता है। इट मेक्स फूड सॉफ्ट, स्लिपरी बना देगी, जिससे ईसोफेगस से ये आसानी से पहुंच जाए। इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। जब मैं सिंपल शुगर की बात कर रहा हूँ तो उसे ग्लूकोज कहेंगे। कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं, स्टार्च को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें तोड़ रही है? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर क्या होता है? ये काम कहाँ पर हुआ? सबसे पहले टंग से शुरू हुआ। टंग से आने के बाद फिर ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हुआ और आगे बढ़ गया। फिर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के बाद वो स्टमक में आ गया। तो अगला ऑर्गन क्या है? स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक में देयर आर वेरियस ग्लैंड्स। तो ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इट कंटेन्स ग्लैंड। ये ग्लैंडुलर है। स्टमक खुद कैसे है? दैट इज लाइनिंग इज ग्लैंडुलर, उसका कोई नाम नहीं। और इसमें क्या क्या 3 चीजें निकलेंगी? तो डाइल्यूट HCl निकलेगा, जो क्या क्या काम करेगा? इट किल्स बैक्टीरिया। आशीष नोट कर रहे हो ना? वो लिखेंगे, मैं सिर्फ एक जूस को समराइज कर रहा हूँ, बाकी तो आपको लिखना ही है। जब वहाँ से जाएगा तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होगा। कुछ हमने वीडियो भी भेजे थे आपको, तो उसमें बिल्कुल दिखाया है कैसे कैसे मूवमेंट होगा। इट किल्स बैक्टीरिया। और दूसरा काम क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू वर्क। वो उसी तरीके से वर्क या एक्टिवेट कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो उसको एसिडिक मीडियम दे देगा। HCl के 2 काम है। म्यूकस क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। अच्छा, इसी से पेप्सिन भी निकलेगा। वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन प्रोटीन
टू डाइपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो खाना है उस पर बाइल जूस का वो होगा रिएक्शन। तो बाइल जूस किससे निकलता है? गाल ब्लैडर से। गाल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में। गाल ब्लैडर, ठीक है, इसमें से जहाँ से निकलेगा उस ग्लैंड का नाम है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं और कुछ डक्ट होते हैं। ध्यान दो, जो ये छेद होते हैं इनको डक्ट कहते हैं। जैसे तुम लोग के घर के ऊपर की जो पानी की टंकी है, अगर उसमें छेद हो जाए तो उसे ग्लैंड नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहेंगे? डक्ट। अच्छा, जिसमें इस तरीके से होता है तो वो कहते हैं ग्लैंडुलर, उसमें भी जूस भरा रहता है। जैसे स्टमक है, ये चीज़ ग्लैंड है, और ऊपर वाली चीज़ क्या है? डक्ट का मतलब छेद, और ये ग्लैंड्स होती हैं जैसे कोई चीज़ में थैली। इट इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ग्लैंड इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब मैं गाल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ तो ग्लैंड नहीं है, ये बाइल डक्ट है। जिससे बाइल जूस निकले उसे क्या कहेंगे? बाइल डक्ट। यहीं से तो बाइल जूस निकलेगा, तो बाइल निकलने वाला से। तो यहाँ ग्लैंड ना समझिए, यहाँ क्या लिखेंगे? दैट इज गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल डक्ट होगा। बाइल डक्ट, और जूस क्या निकलेगा? बाइल डक्ट। क्या ये हो गया? और बाइल डक्ट दैट इज बाइल जूस। बाइल जूस और कुछ नहीं है, ये येलो ग्रीन लिक्विड है जो सोपी या बिटर टेस्ट। सोप तो बिटर होता ही है। अच्छा, ये क्या करेगा? इमल्सिफाइज फैट। और दूसरा काम क्या करेगा? प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम फॉर बहुत अच्छा, प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम फॉर लाइपेज। नहीं हो सकता, उसकी रिएक्शंस हैं, उसके लिए OH चाहिए। वो उसके लिए OH एक काम करेगा, वो भी रिएक्शन अभी हम नहीं बताएंगे। कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लो तो बता दें, वो फिर अचानक लिखेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा। सिंपल चीज़ सिंपल ही रहे तो ठीक है, सही है। इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम फॉर, उसमें H+ आइन चाहिए, इसमें OH आइन चाहिए, बस इतना जान लो। तो फॉर लाइपेज टू बात हो गई। आगे देखो, जैसे तुम अपने बुक की कॉपी निकालो, फिर भी थोड़ा सा ही तक दे सकते हैं, नहीं लेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड में, कार्बन एंड कंपाउंड में तुम देखोगे कि पेज नंबर 71 यहाँ इसमें लिखा एल्कलाइन मीडियम K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। तो हर एक रिएक्शन के लिए अपने अपने मीडियम होते हैं। वो चीज़ 71 पेज है, दैट इज 4.33 4.3.2 देख लो। 4.3.2 पे पहुँचे, 4.3.2 ये लिखा है। तो अलग अलग मीडियम होते हैं, वहाँ भी एक्सप्लेन की जाएगी। कुछ मीडियम एल्कलाइन में काम करते हैं। अब आगे देखो, जब अब आपका फैट इमल्सिफाई हो गया है, अब इसी में अगला कौन सा होगा? यहाँ पे क्या लिखे इंद्रजीत? इस पर कौन काम करेगा? पैंक्रियास, क्योंकि खाना आगे बढ़ गया, बाइल जूस ने इमल्सिफाई कर दिया। तो पैंक्रियास क्या करेगा? पैंक्रियास, आशीष ये बताओ, पैंक्रियास से कौन कौन से, वैसे ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, नाम लिखने की जरूरत नहीं, बट है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियास में कौन सी ग्लैंड होगी? पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। उसमें कौन कौन से 3 जूस सेक्रेट होंगे? आश्चर्य की बात है, इतनी मेहनत करते हैं। अब बढ़ो, अंकुर राज आपसे कम होंगे। आप बोलो। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और बाइल जूस ग्रुप। दैट इज एक होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। इतनी बात सही है?
चलो, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स डाउन द रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर जो अब बच गई है। इट ब्रेक्स डाउन remaining complex sugar into simple ट्रिप्सिन क्या करेगा अंकुर राज? याद नहीं तो 2 दिन से क्या पढ़ रहे हैं आप? विजिटर की तरह आते हो घूमने के लिए। बोलो ट्रिप्सिन क्या करेगा? स्नेहा विष्णोई 6 घंटे की क्लास हो गई, उसमें मूर्ख की तरह बैठे हुए हो। हाँ बोलो बोलो। तुम बताते ही नहीं हो, तुम कल भी नहीं बता रही थी। वैसे के वैसे जैसे कल थी वैसी धुली की धुली बिल्कुल। तुमसे हो के चैप्टर गुजर जाएगा, तुम कोरी की कोरी रह जाओगे। बोलो यानी हमारे यहाँ तक हो गया। ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हमने देखा पेप्सिन ने इन दोनों को बदल दिया, अब इससे अमीनो एसिड बदलेगा, है ना? उस चीज को पढ़ के आओ जब आ रहे हो। दैट इज ट्रिप्सिन क्या करेगा? इसका काम है प्रोटीन को बदलना। इसी तरीके से इसी को टेबुलेट करा है, सबको पता है, लेकिन आपकी वजह से फिर से लिखाना पड़ रहा है कि चलो समराइज हो जाए, अभी आ जाए माइंड में। तो ठीक है, जो तेज बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी समझो तो, कभी ना तो समझो। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा बताओ? प्रोटीन की माला है वो डाईपेप्टाइड और साथ में पेप्टोनियम 10 की माला में बदल के मोतियों में, अब उसे तोड़ के तुम्हें अमीनो एसिड बदलना है कि नहीं बदलना है? तो उसको कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन बदलेगा। क्या बदलेगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? ये एक और चीज, लाइपेज क्या करेगा? बोलो स्नेहा तिवारी। बदलेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? तुम तो बहुत जानती है। बाइल जूस क्या करेगा? आशीष बाइल जूस क्या करेगा? पढ़ना तुमको पड़ेगा, तुम्हारी जगह हम थोड़ी ना पढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन क्या करता है? है ना, ये डाईपेप्टाइड और पेप्टोन के थोड़े टूटने हैं, वो भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अच्छा काम। हाँ, लाइपेज क्या करेगा? अभी आएंगे आपके पास, थोड़ा तो दिमाग में है ना, इतने बच्चे बता रहे, 7 कहिए तुम्हारे। हाँ ट्रिप्सिन क्या करेगा? डाईपेप्टाइड और पेप्टोन। ये तो सिंपली अमीन कर रहे बता सकती हो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड लिखोगे तब भी सही होगा। सही है? अच्छा ये मुझे बताइए बाइल जूस क्या करेगा? सर वो इमल्सिफाई करेगा फैट को और एक्टिवेट करेगा लाइपेज। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? सर आपको पता है ऊपर से जो इसमें प्रत्येक मतलब प्लेस होता है, ऊपर से नीचे तक मूवमेंट होता है। बोलो क्या होता है? यूरिन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ईच
That is expansion and contraction movement which ensures the unidirectional movement. Okay. स्फिंक्टर मसल कहाँ होती है? इनको मसल बोलो. कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे, दो मसल स्फिंक्टर मसल कुछ भी नहीं बता रहे. बोलो इंद्रजीत, कहाँ होती है? स्टमक के स्टार्टिंग पॉइंट में तो क्या इसोफेगस में खाना पड़ जाएगा? स्टमक के एंड पॉइंट तो रेनस में, सही है? इट इज ओके. टंग से कौन सा जूस निकलता है? टंग से सलाइवा माइनस. पैंक्रियास से क्या निकलता है? ये नहीं कह दिया चलो भी पैंक्रियास से सांस लेते हैं, ये भी बोल सकते हैं. पैंक्रियास से क्या निकलता है? आप अलग. स्टमक में कौन कौन से जूस निकलते हैं? हाँ बोलो, स्टमक से कौन कौन से जूस? म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट करता है. HCl क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन. चलो इतनी बात हो गई. इट ब्रेक्स डाउन रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स शुगर. यहाँ तक बात हो गई. पैंक्रियाटिक अमाइलेज. ट्रिप्सिन क्या करेगा दीदी? ट्रिप्सिन जो डाइपेप्टाइड और जो डाइपेप्टाइड में पेप्टोन्स होते हैं उसका मिला. ठीक है. तो अब ट्रिप्सिन का देखो, सबसे पहले इस पूरे प्रोटीन को 2 और 2 से 10 तक की माला में किसने तोड़ा? 2 की और ये 10 की माला में किसने तोड़ा? अभी तक ये टूट चुका है. डाइपेप्टाइड और पेप्टोन में किसने तोड़ा है? पेप्सिन ने. लेकिन एक एक में टूटना है, उसे कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन. तो दैट इज इट ब्रेक्स डाउन डाइपेप्टाइड एंड पेप्टोन इनटू एमिनो एसिड. और फिर उसके बाद लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज. अदिति लाइपेज क्या करेगा? जो फैट होता है, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, उसको फैटी एसिड को रिलीज करना है. So it breaks down emulsified fat into fatty acid and glycerol. बाइल जूस कहाँ से निकलता है अंकुर राज? बाइल जूस गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्त की थैली कहते हैं. पैंक्रियास को आमाशय, अग्नाशय, पेट को आमाशय. इतनी बात हो गई. नाउ अवर न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन. अब ये किस में टूट चुके हैं? एंड डाइजेशन प्रोसेस इज ओवर. नाइट्रोजन, अब हमारे न्यूट्रिएंट्स टूट चुके हैं ना. सो नाउ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए तो 3 एंजाइम हो गए. स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. अब देखिए कुछ नाम दिया है. ऐसे दिया, उसका कुछ नाम भी है. तो वो सब हम लोगों ने अलग अलग करके पढ़ लिया और कुछ नहीं है. लेकिन वो वही है जो उसमें गिर रहे हैं, बस डुओडीनम. ठीक है, जैसे दिया वही है, वही फिगर में भी वही, वीडियो में भी वही चीज़ थी. अब देखो नाउ
जो फूड है या न्यूट्रिएंट इज ब्रोकन डाउन, किसमें ब्रोकन डाउन हो गया, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड एज कैसे कैसे, जैसे सिंपल शुगर C6H12O6 अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और क्या होगा, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर तो रहेगा ही। इट इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो गया, इट इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन पार्ट ईसोफेगस में पूरा होता है अंकुर राज की स्टमक में? सर स्टमक में सर। तुम तो इक्विवोकल हो, जो हम बोलेंगे उसी में से आंसर दे दोगे, दिमाग तो तुमको लगाना ही नहीं है। डाइजेशन कहाँ पूरा होता है? सब पूरा क्लास जानता है, तुम तो दिमाग ही नहीं लगा रहे हो आज। इट इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। कोई मना थोड़ी है, लगाओ दिमाग, सब लगाएंगे, तुम भी लगाओ। दैट इज, अब एब्जॉर्प्शन की बात आई। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, 6.5 मीटर का होता है। इट हैज, इसमें क्या चीज होती है आशीष? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें अंदर में कैसे कैसे प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे देखा था कल का डायग्राम कि नहीं, ऐसे बहुत सारे, इनको विली कहते हैं, फिंगर लाइक, और ऐसा पूरे में बना है। अगर अंदर में भी देखो तो इस तरीके से ऐसा विली जैसा स्ट्रक्चर, और इसके पीछे क्या है, इंटेस्टाइन को कौन लपेटेगा? तुम इंटेस्टाइन देखोगे तो बाहर ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। हाउएवर ब्लड कैपिलरी तैयार बैठी है वहाँ पर कि जैसे ही खाना इसमें टूटेगा तो इसमें पीछे से कौन सी, इंटेस्टाइन के पीछे क्या चीज आ रही है, बोलो? ब्लड कैपिलरी। वो क्या करेगी, इट इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सारे ग्लूकोज और ये सब इधर जैसे ही आएंगे, ये ले जाके सब सेल को बांट देगी, ऐसा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, so absorption takes place at intestine, इंटेस्टाइन होगा मेनली। जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो डुओडीनम है, फिर उसका क्या है, जेजुनम, और उसके बाद इलियम। मेनली इलियम और जेजुनम में होता है, क्योंकि यहाँ तक तो चीजें डाइजेस्ट ही हो रही होती हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मेनली इट टेक्स प्लेस इन जेजुनम एंड इलियम, मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फूड अब टूट चुका है, अब इसे एब्जॉर्ब होना है, और उसके लिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, माइक्रोविली। ये मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। सो intestine, it has millions of finger like structure called microvilli। का मतलब फिंगर होता है, microvilli। it increases surface area of या inner surface area, inner surface area of intestine up to large extent। क्योंकि बड़ी मेहनत से खाना ढूंढा गया, उसको खाया गया, तो इट इज, कई लोगों को अपनी जीवन देना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए। शेर शिकार करता है, जैसे ही देख रहे खाने की तो सारी लड़ाई है, तो उसका हर हिस्सा, हर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहा है। इसके लिए इसमें ये इंश्योर किया है, एवरी बिट, लास्ट बिट ऑफ फूड इज अब्सॉर्ब। तो उसके लिए क्या होगा बताओ, माइक्रोविली का स्ट्रक्चर होगा। तो इंटेस्टाइन अप टू लार्ज एक्सटेंट,
increases surface here up to large extent so that food particle is absorbed, या जो nutrients हैं is absorbed properly. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने में आता है. Nutrients are absorbed completely. ऐसा हो जाएगा. Whatever is not absorbed, जो absorb होना है वो हो जाएगा. On other side of microvilli, there is a network of blood capillaries which absorbs these nutrients. दूसरी तरफ on other side क्या है बताओ, इसके बाहर में क्या है? On other side of intestine या outer side में, outer side में क्या होगा? Outer side of intestine, there is network of blood capillary which absorb nutrients and transport it to each cell of body. अंकुर राज, क्या इतने में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट है कि मुझे और भी कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए भी रह गया है? सब जो वेस्ट मटेरियल है उसके आगे अब बताना है तुमको, बताओ. वो सब बताया है, तुम दिमाग नहीं लगा रहे. यही चीज सोचा, इतने स्मार्ट हो नहीं लगा रहे. जब वाटर कल बताया था कि नहीं कि लार्ज इंटेस्टाइन लगाया करो, बताया कि नहीं? अभी तो एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ है. वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब इट, ठीक है, मूव्स अहेड एंड अल्टीमेटली गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब मूव्स फॉरवर्ड एंड goes to large intestine. Their excess water is absorbed. बड़ी आंत में क्या चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी? पानी. Their excess water is absorbed. And now food waste become yellow colored semi-solid, called now food waste. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा कह सकते हैं. रेडी फॉर डेफिकेशन, इसे बाहर निकालना है. रेडी फॉर डेफिकेशन. until it is defecated, it remains in rectum. It is defecated. अब हमारा एब्जॉर्प्शन भी पूरा हो गया. अगला स्टेप इंद्रजीत क्या है? बोलो. एसिमिलेशन, समंजन. तो अगला प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में आशीष क्या होगा? थोड़ा सा हिंट दो, थोड़ा सा. सर वेस्ट हाँ, वेस्ट रिमूवल. ये बहुत अच्छा है. इन्होंने कहा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स का ये सेल तक जाएगा. अब देखो खुश कर दिया इन्होंने, पूरी बात क्लियरली. इन्हें कॉन्सेप्ट अच्छा है तो जीत ही जीत है. तुरंत बोल दिया कि वेस्ट में जाइए, वहाँ सब प्रॉपर हर चीज आपको मिल जाएगी. ऐसा इन्होंने बताया सब. वेस्ट कंट्रीज तो है ही इसमें. चलो यहाँ तक की बात हो गई. एसिमिलेशन, वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब
अब ये खाना तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं बना है, अब ये सेल को दिया जाएगा, और सेल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया देन इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी। समझो ये तुम्हारा वेट है, सही है कि नहीं? तो अगला चौथा प्रोसेस क्या है? ये सी है। देखो दो चीज तो पहले तुमको बता दी थी ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यहाँ तक ठीक है। चौथा क्या है? assimilation. Now blood transport nutrients. ये nutrients को क्या करेंगे? Up to each cell of body. ठीक है? तो cell takes over these nutrients along with water, salts, water. Cell पे ले लेते हैं. Cell takes over these nutrients, salts and water. Now, जो nutrients हैं वो क्या बन जाएंगे? Become part and parcel of our body. ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे. This is assimilation and utilized for life processes. सर पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या है? अभिन्न अंग. जैसे कोई ऐसी चीज है कि जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे तो इंद्र ने मांगे थे तो उन्हें काट के देने पड़े थे, वो उसके शरीर के अभिन्न हिस्सा था, वो जन्म से ही उसके कवच और कुंडल थे. पार्ट एंड पार्सल एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिटैच्ड. अगर मैं कहूँ अगर वो सेल ने ले लिए तो तुम उससे अब अलग नहीं कर सकते. अदरवाइज ब्लड में जब तक है तब तक तो बह भी सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर चले गए तो कैसे कोई चीज़ निकली? तब तो नहीं निकल सकती. तो उसका हिस्सा बन गया. एंड यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस. फॉर लाइफ प्रोसेसेस. नेक्स्ट देखिए, अगली चीज है इजेशन. व्हेन फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट है इसे फेसेस भी कहते हैं या एक्सक्रीटा. ठीक है. एक्सर्ट प्रेशर on walls of rectum, this signal goes to mind या brain. This signal goes to brain and brain gives command defecate it. Now, sphincter muscle at the opening of anus opens up and releases all food waste out. Sphincter muscle at opening of anus. ठीक है. Open and releases या defecates. तो इजेशन भी हो गया. अब हम लोग देखेंगे डेंटल कैरीज. What does it mean by dental caries?
इसका मतलब क्या होता है, डेंटल डिके। सो स्मॉल कैविटीज फॉर्म इनटू टीथ ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड। अगर हमारा इम्प्रॉपर क्लीनिंग हो तो इसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, तो इस चीज को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। मान लीजिए दांतों में छोटे छोटे छेद हो जाएं, इम्प्रॉपर फूड हैबिट, देन इट इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। Let us see what are the parts of teeth. तो टूथ के क्या पार्ट है, तो ये क्वेश्चन आता है, मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ टूथ। ये देखो, ये इस तरीके का होता है। ये जो टूथ है ये इसका क्राउन है। क्या चीज है, क्राउन है, ठीक है। ऐसा टीथ दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके दिखा, ऐसा दिखता है ना। तो ये गम्स है, ये इसका क्राउन है। अगर अंदर इसके देखा जाए तो देयर आर ब्लड कैपिलरीज। इसमें क्या चीज होगी बताओ, देखो ब्लड कैपिलरीज है। अच्छा, सबसे बाहर वाइट है, उसके अंदर येलो दिख रहा है। तो जो येलो पोर्शन है वो चीज क्या है, एनामेल, अंदर वाला येलो डेंटाइन, और फिर जो सबसे अंदर जहाँ ब्लड कैपिलरी उसे कहेंगे पल। क्या कहेंगे, पल। एनामेल दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट है, डेंटाइन वो थोड़ा सा सबसे हार्डर से बाहर वाला है। फिर उसके बाद डेंटाइन, एनामेल, डेंटाइन और पल। पल्प में कैपिलरी, एनामेल, डेंटाइन और पल्प में कैपिलरीज हैं। ये गम्स, इसको ऊपर वाले हिस्से को क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन या सीट कहते हैं। ये चीज तो सर क्राउन से क्राउन, ये जो ऊपर की सीटिंग है, ये देखो ये क्राउन, ठीक है। तो ये क्राउन हो गया। अब ये देखो, ये डेंटाइन तुम्हें दिखा, और ये क्या चीज है, ब्लड कैपिलरीज, और ये डेंटल कैरीज है, दांत के कीड़े से। ये डेंटल कैरीज, ये तो ऐसा हो गया, लेकिन ऐसे होगा तो बोल बन जाते हैं। ये देखो ऐसा बन जाता है कि किसका भी कभी, तो उसमें जिंक ऑक्साइड भरा जाता है, कभी चांदी की बन जाती है। तुम डेंटाइन देख रहे हो, एनामेल सबसे हार्ड है, डेंटाइन ये हट जाए तो येलो येलो किसी के नाम, और फिर ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो क्राउन हो गया, ये तो ऊपर कैसा हो गया, दैट इज एनामेल, डेंटाइन, ओके। ये डेंटल कैपिलरीज ऐसे ठीक है। तो पहले हम देखें होता क्या है, फिर क्यों, इससे बचाव के क्या क्या कारण। चलिए नाउ, सो पार्ट ऑफ टूथ, जो चीज कहीं फंसी होती है उसको एंकर कहते हैं। तो जो इसका निचला पार्ट है वो क्या होता है, गम्स के अंदर फंसा हुआ होगा, और फिर ये लास्ट में हमारी जो पीछे की जाती हुई बोन होगी उसमें एंकर होगा। यानी कहने का मतलब है इस तरीके से होगा। ये देख रहे हैं आप, इसमें बोन, तो इसमें ये जो टीथ है वो एंकर्ड है, सही कि नहीं। इसमें क्या है, टीथ एंकर्ड है। ये तो स्केलेटन ही है ना, तो ऐसा होगा, फिर गम उसे सिक्योर करते हैं। तो ये जो टीथ है इसमें क्या है, सारे एंकर्ड, ओके, ठीक है। चलिए अब इसके पार्ट लिखिए।
दैट इज आउटर पार्ट इज वाइट इन कलर, और वो यहाँ पर मान लीजिए अंदर कहीं गड़बड़ी हो गई तो तुम एंडोडोंटिस्ट को दिखाना, मसूड़ों में गड़बड़ी हो गई तो पेरियोडोंटिस्ट को दिखाना, फिर ठीक है। अलग अलग तरीके के डोंटिस्ट हैं, 12 तरीके के डेंटिस्ट, सब एक ही नहीं है, तो तुमको रिफर करेंगे मीजोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, जो जैसी बीमारी होगी उसी डेंटिस्ट के पास। चलो अब ये देखिए, ऊपर वाली चीज क्या हो गई, इनेमल। इसके बाद येलो कलर का है तो वो क्या है, ठीक है, दैट इज, ऐसे दिखा सकते हैं कि येलो का, इसमें भी देख सकते हैं आप कि येलो कलर का है। जो येलो कलर का पोर्शन है वो 2 तरीके से है। डेंटल इस पूरे दांत के अंदर सुरंग है। अगर मैं तुमको बताऊं तो ऐसा समझ सकते हो कि ये देखिए, ये डेंटल क्राउन है, ये ऊपर का हिस्सा है, तो इसमें इस तरीके का होगा, और इसके जो पीछे का दांत का हिस्सा होगा वो पूरा सॉलिड होगा ऐसा, और इसके अंदर से कैपिलरी गई है ऐसा। ये पूरा नीचे से नोक है, इसके बीच में छेद समझो, इसमें नीचे से क्या है, छेद, ठीक है। तो कभी दांत उखड़ता भी तो ऐसे ही तो उखड़ जाता है, यहाँ पर छेद है और यहाँ पर ये सब ब्लड कैपिलरीज है। तो ये चीज जो ऊपर में ऐसे है, तो जब मैं डेंटाइन दिखाऊंगा तो वैसे दिखाऊंगा, ये सब ब्लड कैपिलरीज है बीच में ना। और डेंटाइन का कौन सा पोर्शन, ये देखो, दीज आर ब्लड कैपिलरीज, दीज 2 येलो पोर्शन आर नोन एज डेंटाइन। देख ये भी डेंटाइन है, क्योंकि उसी के अंदर जो एक कैनाल बनाई हुई है जिसमें से चीज जा रही है, ये पूरा डेंटाइन है। आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, ये जो सिमुलेटर रखा हुआ है, ये जो इसका प्रॉप है कि नहीं, बस वो नीचे से छेद करके ऐसा गया, ऐसा ही है कि नहीं। अब देखो ना, दैट इज फिर भी डायग्राम में आप ऐसे बना लो, बन जाएगा, ज़्यादा उतना करने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसमें बना दिया ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज बना दी, पल्प हो गया, पल्प डेंटाइन इनेमल, इतना, और ये गम, सही है, सिंपल डायग्राम बना दो, इनेमल, डेंटाइन, और ये क्या हो गया, पल्प कैविटी, पल्प। कभी अगर तुम्हारे यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया ये बैठ गए, सीट इनको बहुत अच्छी लगती है, क्राउन पे बैठ जाते हैं। अगर तुमने क्या किया बताइए, ठीक से चॉकलेट रह गई या कुछ हो गया मुंह में, देर इज बैक्टीरिया, जहाँ खाने की चीज होगी वहाँ बैक्टीरिया को तुम, उनका भी एक अपना हब है, रहने का तरीका है, दे आर देयर। कितनी भी क्लीनिंग करोगे बैक्टीरिया तो रहेंगे। कुछ फूड के साथ भी आ जाते हैं और कुछ मुंह में भी रहते हैं, फूड के साथ भी रहते हैं, इतनी बात सही है। तो जब तुम्हारे मुंह में देयर इज रिमेनिंग फूड पार्टिकल एंड यू आर नॉट गार्गलिंग आफ्टर फूड, अच्छी तरीके से गार्गल नहीं किया, तो वो यहाँ एसिड सेक्रेट करेगा यहीं पर क्राउन पे बैठ के, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा क्राउन में इस तरीके का क्या है, फरो है, सिकुड़न है, सिलवट बनी हुई कि नहीं, वहीं पे बैठ करके सेक्रेट करते रहते हैं, वहीं पचाते हैं, जैसे उसी में उनका बर्तन हो, वो पचाएंगे, उस एसिड से छेद होता जाएगा। खाना खा लेंगे लेकिन जो एसिड है उसने हमारी जो है ये कैल्शियम की लेयर है, और दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर। फॉस्फेट का क्या मतलब, इस पर 3 किए तो ये 3 लगा दो, ये कैल्शियम फॉस्फेट, सही है। तो ये धीरे धीरे जब एसिड सेक्रेट करते हैं ये घुल जाता है कैल्शियम, और CaCl2 बन के बह जाता है। बताओ क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, तुम समझते हो। कैल्शियम फॉस्फेट तो नहीं बहता, ये इनेमल है, ये क्या है। लेकिन सोचो क्लोरीन से रिएक्शन हो तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो जाएगी, मैं HCl से रिएक्शन करा दूँ
या और है, तो वो लोग इस तरीके की चीज छोड़ते हैं। वास्तव में जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह में बिल्कुल विनेगर टाइप की स्मेल आती है। अगर किसी के मुंह में पायरिया हो तो लगे जैसे विनेगर भर के आया हो, तो वो ऐसा एसिड छोड़ता है, एसिटिक एसिड। क्योंकि हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस कह रहे हैं और ये जो एसिटिक एसिड है ये एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया छोड़ते हैं। बैक्टीरिया वही है, सब एक तरीके का ही छोड़ते हैं। ये इससे रिएक्ट कर जाता है, अब कैल्शियम एसिटेट बन के बह जाता है। अच्छा बताओ, अगर ये एसिड छोड़ेंगे, खाना तो उन्होंने खा लिया, हमें बैक्टीरिया से कोई वो नहीं, थोड़ा खाना हमारा खाने क्या जाता है, लेकिन जो उन्होंने एसिड छोड़ी तो क्या यहाँ पर एक छेद बनने लगेगा अल्टीमेटली, दैट इज कैनल बन जाएगी। और फिर वो जो अब एसिड छोड़ेंगे तो सीधा कहाँ जाएगा बताओ, सीधा पल्प कैविटी में जाएगा। और नसों में अगर एसिड गिरे, दांत के दर्द से, जिसको डेंटल पेन से बड़ा कोई पेन नहीं है, ये समझो तुम्हें बोन में पेन हो रहा है, नसों में एसिड गिरने का क्या मतलब, इट इज सो सीवियर। बात समझ में आई? तब हमें पता चलेगा अरे ये क्या हो गया। कुछ भी खाएंगे तो दांतों में लग रहा है, बिकॉज योर एनामल इज डैमेज्ड, नाउ डेंटाइन इट इज ऑल्सो डैमेज्ड एंड फूड डायरेक्टली हिट्स टू, कहाँ हिट कर रहा है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ टूथ, दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी एंड वी फील सीवियर पेन। तो ये सारी चीजें अभी लिखी, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना कि क्या होता है। देयर इज डेंटल प्लेक। कभी तुमने देखा है कि दांतों में किनारे किनारे प्लाक जम जाता है, ये बात देखी है तुमने, प्लाक जम जाता है, सीमेंट लाइक पोर्शन, उसको तुम खुरसते हो किसी चीज से तो निकलता है, दांतों में जमा नहीं रहता किसी किसी के बहुत ज्यादा जमा होता है, व्हाइट कलर का, सीमेंट कलर का। ये बैक्टीरिया वहां अपने छुपने के लिए घर बना देते हैं। इसकी कोई मजबूती नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बट इट इज ए हाइडिंग पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया। इवन दो यू आर गार्गलिंग ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, देन ऑल्सो अंटिल यू डू नॉट रिमूव प्लाक, ये जो सीमेंट लाइक डेंटल प्लेक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं, कुछ लोग प्लेक कहते हैं, तो डेंटल प्लेक है ये, ठीक है। इफ यू डू नॉट रिमूव इट बाई गोइंग टू रेफरिंग टू डेंटिस्ट, अगर वहाँ नहीं, खुद तो नहीं रिमूव हो सकता, थॉरली तो नहीं हो सकता है, देन दे कीप ऑन ईटिंग सिटिंग बिहाइंड, और वो पीछे पीछे से पूरा दांत खा जाए अल्टीमेटली। वो यहाँ ऊपर नहीं आएंगे, उनका अब तो घर हो गया, पहले क्राउन में रहते थे, अब गम्स के बीच में या घर बना के रह रहे, तो अंदर अंदर यहाँ पर खरीदेंगे। तो ये चीज इसमें दिखाई गई है कि इफ डेंटल प्लेक इज लाइक एट दिस पोर्शन, किसी के डेंटल यहाँ हो जाता है कि नहीं, पूरा जमा हो जाता है सीमेंट लाइक पोर्शन, तो वो पीछे से खा के पूरा अंदर चले जाए, ठीक है। सो व्हाट इज डेंटल कैरीज, क्या होता है, क्यों होता है, और इसके मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है, इसके कई क्वेश्चन बनते हैं, हम सब वो देखें क्या क्या चीज़ होती है। चलो ना फैन ऑफ कर दीजिए। आते हो ना, अब हम देखेंगे आवर माउथ कंसिस्ट ऑफ 28 टीथ्स। क्या होगा, 28 टीथ्स हैं। अभी तक हम लोगों के माउथ में 28, किसी का 30 भी हो जाते हैं, जैसे अभी भी हमारे 30 ही हैं। अभी भी 2 विजडम टीथ आने बाकी हैं, उसे जो लास्ट में आते हैं ना, एज के 60 की एज में आते हैं, वो उनको विजडम टीथ कहते हैं, उसको अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग सब जानते हैं कि अक्कल दाढ़ निकल आई। तो 32 है, फिर भी कितने बताइए, अब इनके बारे में समझेंगे। सो इन सभी चीज़ों को नाउ आवर ब्यूकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। टूथ तो टीथ हो गया, टीथ्स नहीं लिखा जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। सो अब इसमें क्या है, देयर आर, नीचे का जो है इसमें देखिए 2 मोलर हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, देयर आर 3 प्री मोलर्स, ये नीचे का बता रहे हैं, और फिर 1 कैनाइन, और 1 कैनाइन के बाद देख लीजिए 4 इंसिसर, ये जो आगे ऐसे कट करेंगे, और फिर 1 कैनाइन, फिर 3 प्री मोलर। अब इसका सब देखते हैं क्या ये 16 बन गया, उसी हिसाब से करेंगे।
एंड कितने का बना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 8 16 हो गया ना। क्या क्या हुआ बताओ। दिस इज मोलर, दिस इज प्री मोलर, इट इज ये क्या है कैनाइन और ये क्या है इंसिसर। ध्यान दीजिए इन सब में क्या होता है, जब तुम खाना या ब्रेड खाते हो तो मुंह से पहले कट करते हो, ये कटिंग है। और ग्राइंडिंग कौन करता है, वहां जब दोनों दांतों के बीच में दांत थोड़ा एक आगे एक से, जब जबड़ा दोनों रखोगे ऐसे नहीं आता है, ऐसे आता है, ऐसे नहीं टकराते हैं, आगे और पीछे रहे। मुंह में बंद करके देख लो, ऐसा होता है कि नहीं, दांत पे दांत कभी नहीं टकराए। और फिर वो धीरे धीरे दोनों जैसे पिसते हैं, इससे कट किया ब्रेड, पीछे गया, उसने क्या। अगर हम लोग कैनाइंस नहीं है, कुत्ते को कैनाइंस कहते हैं, क्योंकि जैसे कैनाइन, फिलाइन, उर्साइन, बोवाइन, जैसे कोई गाय जैसा तो तुम कहते हो तुम तो बड़ी बोवाइन निकली, तुम तो गाय जैसी सीधी हो। और कोई चालाक हो, तुम तो उर्साइन हो, लोमड़ी जैसी हो, कहते हो कि नहीं। और कोई स्त्रियों जैसा, अरे तुम तो फेमिनाइन निकली। और कोई पुरुषों जैसा हो, तुम तो मैस्कुलाइन निकले। इसी तरीके से कोई जिसके दांत बड़े बड़े हो, तुम तो कैनाइन हो। जैसे कौन कौन होता है कुत्तों में, जो उसके चीर कर खाने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं कैनाइंस। और बिल्लियों को फिलाइन कहते हैं, सही है। तो वो तो अलग अलग प्रजातियां हैं, हम लोग बायो में पढ़ लेंगे, अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं इसी के नाम पर इसको कैनाइन कहा गया। जो लोग मांस को चीर कर फाड़ कर खाने वाले लोग हैं उनको कैनाइन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कैनाइन मजबूत होता है, मुंह के सारे दांत हिल जाएंगे लेकिन कौन सा दांत नहीं हिलता, ये जो दो यहाँ पे थोड़ा सा निकले रहते हैं, किसी के ज़्यादा निकल जाते हैं तो उसको वैम्पायर और कुछ भी कह सकते हैं। अब ये तो तुम्हें पता चल गया। अल्टीमेटली जो फ्लैश ईटर हैं, जो कार्निवोर हैं, उनके कैनाइन बड़े हैं, लेकिन हम लोगों में कैनाइन का उतना काम नहीं है। हम लोग तो इसलिए ये छोटे छोटे हैं। हाँ ये है कि हम लोग का भी इवोल्यूशन उन्हीं की प्रजातियों में धीरे धीरे एक दूसरे में बदलते रहते हैं, सभी स्पीसीज तो ऐसे ही बनती हैं। तो आपको समझ में आ गया इसका काम क्या है, कटिंग ऑफ फूड, और इनका काम क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जैसे नीचे है वैसे ऊपर है, इसको क्या कहते हैं, दैट इज सेट। तो कभी भी तुम डेंटिस्ट के पास भी जाओगे तो वो इसी तरीके से फूड का सेट बनाता है। चले अब देखिए, इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये सेंट्रल पार्ट है। तो सेंट्रल पार्ट के बाद यहाँ क्या लिखा जाता है कि 2 + 3 + 1 + 2। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1 + 3 + 2। देख लो 2 + 3 + 1 + 2, यहाँ पे पार्ट तोड़ दिया जाता है, मिडिल पार्ट 2 + 3 + 1 + 2। तो ये क्या है, 2 + 3 + 1 + 2 और 2 + 1 + 3 + 2। ये अपर जॉ है, ऊपरी जबड़ा। और ये क्या कहा जाता है, लोअर जॉ। इसी तरीके से जो इधर वाला है ये राइट का हो गया, लेफ्ट का बिल्कुल सामने की तरफ से ऐसा हो गया। ये सारे क्या है, दैट इज मोलर। ये क्या है, प्री मोलर। स्नेहा तिवारी, कितने प्री मोलर है हम लोगों के मुंह में होते हैं, बताती नहीं होते, बोलो 12। इतना कैसे अंतर है, इतना फर्क कैसे है ना। 3 इधर है और 3 इधर है, और ऊपरी जबड़ा ना हो, कोई बोल ना सके तो कहते भाई ये आधा ही जबड़ा हो, किसी के तो 3 बोल। हम लोग के पूरा जबड़ा तो 12 बोलो ना। 3 इधर 3 इधर और 3 ऊपर और 3 नीचे, ये सब है कि नहीं। तो कितने माउथ में है, दैट इज मोलर। ये क्या है, प्री मोलर। इट इज फॉर टीयरिंग। कैनाइन किसके लिए होता है, टीयरिंग, फॉर कटिंग और फॉर ग्राइंडिंग। दैट इज, ये सारे क्या है। हाँ स्नेहा, कितने इंसिसर हैं स्नेहा तिवारी, कितने हैं, इतना फर्क है कैसे।
इंसिसर, चार ऊपर चार, देख लो कभी ऐसे देखना, चार नीचे, सही कि नहीं होता ये तो हम लोग के पास है, इसमें तो वहां से डाउट तुम्हें आ जा रहा है। अब देखो, इंसिसर इज यूज फॉर कटिंग द फूड, रोटी सबसे पहले यहीं से काटी जाती है कि नहीं? इंसिसर फॉर कटिंग फूड, इट इज 8 in number। जिसके इंसिसर अच्छे उसी का चेहरा सुंदर, दैट इज। अब केनाइन, केनाइन लिखा, केनाइन का आशीष क्या काम है बोलो? और बताओ, सुन तो रहे हो, बोलो। यस, फॉर टीयरिंग फूड। और प्री मोलर एंड मोलर, प्री मोलर एंड मोलर एक ही का काम, दोनों एक ही नेचर भी है, दोनों में क्राउन होता है। फॉर ग्राइंडिंग, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जैसा हमने बता दिया, जो सबसे बाहर है उसे क्या कहेंगे? एनामल कहेंगे। इसके ऊपर की एक लेयर, उसे क्या कहेंगे? एनामल। Now, जितना हिस्सा ऊपर है उसको क्राउन कहेंगे, जो नीचे दबा है उसे एंकर कहेंगे, और जो इसके ऊपर है उसे सीट कहेंगे। क्योंकि तो कुछ हिस्सा ऐसे दिखता भी रहेगा, तो अलग अलग। ये गम है, दिस इज सीट, दिस इज क्राउन, जैसे मुकुट जैसा होता है कि नहीं, ऊपर जैसा लग रहा है। और ये क्या है बोलो, जो अंदर एम्बेडेड है, पकड़ के रखता है, उसे क्या कहेंगे? एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है? कभी जैसे समुद्र में नहीं होता, जहाज को पानी में डालना होता है तो लोहे का अंदर डाल देते हैं और रेत में धंस जाता है, तो सी के बीच में भी छोड़ सकते हो अपने शिप को, वो कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत लंबी रस्सी होगी, वो बिल्कुल नीचे तक जाके फंस जाएगा, उसको एंकर कहेंगे। So that is, our mouth has 32 teeth which chew food. So tooth has कितना पार्ट होता है? 3 parts. कौन कौन से पार्ट्स हैं? क्राउन, क्राउन क्या करता है? विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, उसी में ही एनामल है, अंदर डेंटाइन, जितना ऊपर है उसी पे कैल्शियम फॉस्फेट। क्राउन विच इज वाइट या विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, इसी में मोलर्स एंड प्री मोलर्स हैव सीट आल्सो, जबकि केनाइन और इंसिसर में कहाँ कोई सीट है? मोलर्स and premolars have seat. The portion of tooth which is secured to bone is known as anchor. जो अंदर जाके धंसा हुआ है बोन में, उसे क्या कहोगे? Anchor. The portion which is secured to bone, बोन किसका? ऑफ जॉ, ये जबड़ा है, नीचे जबड़ा है पूरा, इज कॉल्ड एंकर। इफ टूथ इज क्रॉस सेक्शन, अगर बीच से काट दिया जाए, देन 3 पार्ट्स आर विजिबल। ये तो मैं ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर उसका कट किया जाए तो क्या होगा? आफ्टर क्रॉस सेक्शन ऑफ टूथ, तो हम क्या लिखते हैं? द आउटर मोस्ट कोट ऑफ टूथ इज हार्डेस्ट एंड इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट।
ये कैल्शियम क्लोरोफॉस्फेट भी हो सकता है, एक बार चेक करें। Enamel is made of which chemical compound? Calcium phosphate. So it is made of calcium phosphate. उसका फार्मूला में लिखा दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज Ca। देखो सचिन, Ca की 2 की वैलेंसी और फॉस्फेट की कितने की होती है? 3 की, तो ये 3 यहाँ लगाइए। एंड कॉल्ड, it is white and called enamel. It protects our teeth। जब तुम कुछ भी एसिडिक या बेसिक चीज खाते हो, from acidic या बेसिक फूड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, कटहल हो गया, वो बेसिक है, जो स्लिपरी है। भिंडी स्लिपरी होती है, जो स्लिपरी लगे छूने में समझ जाना ये बेसिक है, और बाकी जो खट्टे हैं वो एसिडिक हैं। तो उससे हमको बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट, दोनों से बचाता है बेसिक। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट टीथ from hot या cold। अब देखो, सर हाँ सर इसके 3 पार्ट्स ग्राउंड सीट और एंकर। यही है बस, किसी में 2 ही है, किसी में 3 है। गम सिक्योर्स टूथ। गम, इसके बाद गम क्या करता है बोलो? गम भी उसको पकड़ के रखता है। गम ग्रिप्स टूथ एट इट्स पोजीशन। तो गम क्या करेगा? ग्रिप्स टूथ या होल्ड्स भी कह सकते हो, ग्रिप्स या होल्ड्स। अगर किसी के गम ढीले हो जाए ना तो हिलने लगता था, ये भी बात होती है। वहां पर तो वो एंकर होते हुए भी गम जिसके सही नहीं है, ढीले हो गए तो सारे दांत हिलेंगे। तो ग्रिप्स या होल्ड्स टूथ एंड इट्स पोजीशन। नाउ बिलो एनामल क्या होगा बताओ? ये तो तुमने बात कर दी कि भाई इसमें एक पोजीशन है, तो बिलो एनामल भी तो कुछ होगा, और उसके भी नीचे क्या होगा? बस ये सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी को तुम ऐसे बना दो, ऐसे कुछ इसके ऊपर येलो दिखा दो, बस व्हाइट को ऊपर। बिलो एनामल देयर इज वन मोर हार्ड पोर्शन। वो उतना हार्ड नहीं है जितना एनामल था, हाँ हार्ड फिर भी है। सबसे ऊपर व्हाइट है, ये जो हमें दिख रहा है, उसके नीचे डेंटाइन है, और उसके नीचे क्या है? पल्प कैविटी। तो ये पोर्शन क्या है बताइए? एनामल। ये क्या है? डेंटाइन। और ये क्या है? पल्प कैविटी। लिखे बिलो एनामल there is yellow colored dentine which is the basic tooth। वो पूरा टूथ उसी का बना है, डेंटाइन। कंप्लीट टूथ इज मेड ऑफ डेंटाइन ओनली। बस वो ये एक शाइनी कोट है एनामल, लेकिन पूरा बना किसका है? डेंटाइन का, ठीक है। एंड अंडर डेंटाइन देयर इज कैविटी called pulp cavity which contains network of blood capillaries। Underneath dentine there is a cavity, ठीक है, cavity है या space है, which contains network of
contains network of blood capillaries, इसमें रक्त कोशिकाओं का समूह या समुच्चय भरा रहता है, वो इसको हेल्दी करता है। लगातार वो डेंटाइन तुम्हारा ये कैल्शियम फॉस्फेट निकलता रहता है, वो फिर से लगा देता है। कितनी चमत्कार है, यही कर रहा है, ये हेल्दी बना रहा है टीथ को। ये ना सोचो दांत कोई ऐसे बोन टाइप नहीं है, तुम्हारा निकलता रहता है, देखता रहता है, ये पोषण करता है। सही है। तो which contain network of blood capillaries, it nourishes, इसका काम क्या है? It keeps teeth healthy, नहीं? It nourish and keeps teeth healthy। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज डेंटल कैरीज। ये तो टूथ का डायग्राम हो गया, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज हमने देख ली। अलग से आएगा तो 3-4 नंबर पर ये भी आता है, या इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखेंगे कि डेंटल कैरी को डिफाइन करो और ये क्यों होती है, और फिर एक क्वेश्चन आएगा प्रिवेंशन मेथड, प्रिवेंटिव। व्हाट इज डेंटल कैरी? ठीक है, हाउ इट हैपेंस। So due to improper food habits, small cavities are formed, या फिर holes are formed in tooth. It is called dental caries. Why it happens? अब इसका रीजन क्या है? इन आवर ब्यूकल कैविटी, there are Streptococcus bacteria present. हमारे माउथ में, सबके माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, बात समझ लीजिए। स्ट्रेप्टो तो उनका ओरिजिन है। अगर मैं कहूँ कोकस तो तुम ये समझ लेना वो स्फेरिकल है। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे उन्हें कोकस कहना। और जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है सिलिंड्रिकल, तो दही में ऐसे पाए जाते हैं, तो वो कौन से होंगे? लैक्टो तो दही को कहते हैं, लैक्टम दूध को कहते हैं, तो लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये सिलिंड्रिकल है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तो मिल के पाए जाते हैं ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि कोकस का मतलब है स्फीयर। ग्रीक में कोकस का क्या मतलब है, और बैसिलस का मतलब है सिलेंडर। सर कोकस क्या मतलब है? मतलब ये बैक्टीरिया, जैसे मेरे पास ये बैक्टीरिया है, तो तुमसे पूछे कि भाई ये कौन सा है, तो तुम्हारे मन में निकलना चाहिए या तो ये एसिटोबैसिलस है जो एसिटिक एसिड बनाता है, और या इसे कह देना लैक्टोबैसिलस, कह देना सर ये इन्हीं दोनों में ये बैसिलस तो है क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है। वहीं अगर मैं तुम्हें गोल गोल बैक्टीरिया दिखाऊं तब तुम कहना सर ये कोकस है, क्या पता माउथ से निकला हुआ स्ट्रेप्टोकोकस ही क्यों ना। कोकस का मतलब स्फेरिकल और बैसिलस का क्या मतलब है? सिलिंड्रिकल। वो बात समझ आ गई कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे माउथ में ऐसे कोकस बैक्टीरिया, और उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ स्नेहा तिवारी, इट हैज वेरी पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, सो दे डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। दे रिलीज एसिड ऑन फूड, डाइजेस्ट आउटसाइड
देयर बॉडी, बाहर ही पचा लेते हैं और सिर्फ खाते हैं ग्लूकोज, बाहर ही पचा लेंगे। हमारे अंदर, हमारे पेट में एसिड HCl निकल रहा है, वो मुंह के बाहर HCl छोड़, कहते हमारे पास तो सर स्टमक है नहीं, हम कैसे पचाएंगे। हम भी तो HCl छोड़ते हैं कि नहीं, वो क्या करेंगे, बाहर ही छोड़ते हैं। दे डू नॉट हैव एनी यूनिसेलुलर है भाई, एक एक सेल है, कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, नहीं। तो ये स्ट्रेप्टोकैक प्रेजेंट, these are unicellular and have no digestive system. These hide, ये कहाँ छिपे रहेंगे, क्या होगा, बिटवीन टीथ एंड गम, वहां छिप जाएंगे, टीथ एंड गम के लिए। टीथ के बीच में छुप जाएंगे, उसमें भी। There are streptococcus bacteria, इतना ही है। These are unicellular. अच्छा, ये क्या होगा, these hide between teeth and gum, इनका कोई अपना सिस्टम नहीं है। When after meal क्या होता है बोलो, if we do not gargle properly, अब यहाँ से बात है, हम लोगों ने गलती कर दी, कह रहा भाई क्यों हो जा रहा है, हमने गार्गलिंग नहीं की, तो we do not gargle properly। कुछ लोग तो फ्लॉस भी करते हैं, थ्रेड से क्लीन करते हैं, फ्लॉस आता है कि डेंटल फ्लॉस, ऐसे ऐसे भी पूरा क्लीन करते हैं, तो फ्लॉसिंग भी करते हैं, वो सारा निकाल देता है, लेकिन गार्गल तो करते हैं। We do not gargle properly, तो क्या होगा, then food particle remain in our mouth, these bacteria secrete acid on it to digest it। क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, एसिड की तो जरूरत होती है, हमारे में भी एसिड की जरूरत होती है, टू डाइजेस्ट इट। दिस एसिड रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करेगा, एनामल, कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट कर जाएगा। उसने अपने खाने के चक्कर में किया, लेकिन क्या होगा, रिएक्ट्स विद एनामल। एंड अब जो होगा, नाउ एनामल डिसॉल्व इन वाटर एंड वॉश्ड अवे, स्लोली ऐसा होगा, अचानक तो नहीं होगा। तो नाउ आफ्टर सम टाइम एनामल डिसॉल्व्स, ये फॉर्म बना देगा, फॉर्म से सॉल्ट। Now enamel forms a water soluble salt। यानी कैल्शियम क्लोराइड ही बना देगा, वो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है। With it and washed away। अब इतना होने पे क्या होगा बोलो, now डेंटाइन is exposed। जब डेंटाइन एक्सपोज होगा तब तुम्हें पानी का गर्म ठंडा लगेगा, और जब छेद ही कर देंगे, वो बोरिंग कर देंगे, जैसे बोरिंग नहीं होती, छेद ही कर डाले, तब समझो जान निकली, तब तो डॉक्टर। और गर्म ठंडा है तो फिर चलो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, उतना चलेगा। और ज़्यादा फिर डैमेज होगा तो फिर पूरा ही काम करेगा। वॉश द वे। नाउ येलो कलर्ड डेंटाइन इज एक्सपोज्ड। ठीक है, पहले कितनी बात समझ में आई, येलो कलर डेंटाइन एक्सपोज हो गया। फर्दर क्या होगा, फर्दर दिस एसिड क्या करेगा, दिस एसिड
डिजॉल्व्स डेंटाइन, वो भी उसी तरीके का कैल्शियम का ही होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट है, इससे सॉफ्ट। डिजॉल्व्स डेंटाइन एंड क्या होगा, अल्टीमेटली जो पल्प कैविटी इज एक्सपोज्ड एंड गेट एक्सेस टू, एसिड कहां तक पहुंच जाएगा, गेट एक्सेस टू पल्प कैविटी, गेट एक्सेस टू pulp cavity when sensitive blood capillaries present in pulp cavity comes in contact with acid। मान लो यहाँ से एसिड ही इसमें चला आया, यहाँ तो नहीं होगा, ये यहाँ हुआ है, यहाँ दो ही जगह बोरिंग होती है, या यहाँ बैठे बैठे खा जाए, बीच में थोड़ी ना होती किसी के यहाँ छेद हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, या तो वहाँ अंदर ही अंदर कर लेगा, या ग्राउंड पे करेगा, यही तो करेगा। तो now when acid comes in contact with sensitive blood capillaries present in, कहाँ present है, blood capillaries present in pulp cavity, severe tooth ache occurs, बहुत तेज दर्द, फिर तो आप कुछ ना भी खाओ तो भी मुंह में जो एसिड है उसी से ही दर्द होने लगेगा। severe tooth ache, ठीक है। नाउ समटाइम्स इफ हम क्या करें, प्रॉपर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ इज नॉट डन, brushing, cleaning of teeth is not done, तो क्या किया जाएगा, then ये एनेमल की मदद से, वो जो कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाए ना, then they form, टीथ में ये गम है और ये टीथ है, तो इनके बीच में ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीमेंटेड लाइक पोर्शन बना देंगे, यहीं में छिप जाएंगे, इसको कहते हैं डेंटल प्लेट, इसको क्या कहेंगे, ये यहाँ रहेंगे, फिर तुम कितना भी ब्रश करते रहो ये हटेगा ही नहीं, ब्रश से तो हटता ही नहीं, इसको नीडल से हटाना है। देन दे form a yellowish layer, then they form a yellowish layer, किसी किसी के तो क्राउन में भी ऐसी लेयर जाती है, yellowish layer over teeth, it is cement like and is hide out place, इनके छिपने की जगह है, hide out place for bacteria। Now tooth decay, इसे डेंटल प्लेट कहेंगे, हमने ऐसा लिखा नहीं कहीं डेंटल प्लेट, देखो इट इज कॉल्ड डेंटल प्लेट, इट इज कॉल्ड डेंटल प्लेट। इफ डेंटल प्लेट इज फॉर्म, तो समझो अब तुम्हारे मुंह में दिन रात खाना खाओ या ना खाओ, ये अपना काम जारी रखेंगे, वहीं चीनी भी ले जाएंगे, घर में चीनी ले जाके खा पी रहे हैं। आफ्टर डेंटल प्लेट टूथ डिके अकर्स रैपिडली, और तेजी से होगा। आफ्टर डेंटल प्लेट टूथ डिके अकर्स रैपिडली। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है, ये होगा
Tooth decay causes inflammation and severe pain. तो टूथ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन भी होता है। टूथ है ककड़, what are the preventive measures? रोकथाम के क्या उपाय प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं? प्रिवेंटिव measures to keep dental health. तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रख सकते हैं? दो इट नीड्स utmost care. Now, dental caries is painful. It causes inflammation, जलन भी होगी, and severe ache. So it is undesirable. So it is undesirable. इसे तो हमें So better to prevent such stage. इसलिए हमें इससे बचना चाहिए. Some preventive measures. जलन होती है, That is histamine, जलन बहुत है, ठीक है. ऐसे भी अगर किसी के डेंटल प्लेग हो तो वो अपना बातचीत करेगा, पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा, अंदर दांतों में एक जलन पैदा होती है. वो वहाँ खाना खाएंगे, खाना खा के एनर्जी निकालेंगे, क्या उस एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो उसकी जलन है. खाना खाने में मजे कर रहे हैं तो खाना खाने की जलन है, उससे जो हीट निकल रही है वो हम फील कर रहे हैं. तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? पहला, ठीक है, क्या करना चाहिए हमको? दैट इज ब्रश द टीथ रेगुलरली. यूज प्रॉपर ब्रश. कोई भी ऐसा नहीं कि डिकेड ब्रश है या फ्रेड ब्रश है, वैसा नहीं करना चाहिए. यूज ब्रश विथ प्रॉपर ब्रिसल्स होने चाहिए, उसमें जो ब्रिसल्स निकले होते हैं, विथ प्रॉपर ब्रिसल्स. डू नॉट यूज इट विथ फ्रेड ब्रिसल्स. ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए तुम्हारे पास एक ब्रश है और इसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ है, अब तुम सोचो कि चलो काम तो चल ही रहा. फ्रेड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए. डू नॉट यूज, ठीक है, it with frayed bristles. After every meal thoroughly gargle. सब चीज निकल जाए. सबसे बड़ा ये उनको भूखों मार दो. After every meal gargle thoroughly. यूज डेंटल फ्लॉस इफ डिजायर्ड. दांतों के बीच में भी कभी कुछ हो सकता है तो क्या करो? यूज डेंटल फ्लॉस इफ डिजायर्ड. ठीक है. रेगुलरली विजिट, यानी विजिट टू डेंटिस्ट इफ रिक्वायर्ड और एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. जरूरत हो तो डेंटिस्ट से भी मिलो या रेगुलर इंटरवल बना लो कि भाई हम एक साल में एक बार मिलो. विजिट डेंटिस्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अवॉइड ईटिंग फ्रीक्वेंटली, यानी लेस फ्रीक्वेंसी में खाना नहीं खाना चाहिए. अभी आधे घंटे बाद खाया फिर खा लिया तो दांतों के तो मजे हो गए.
ठीक है, सो कीप प्रॉपर टाइम गैप between two meal, ऐसा भी हमें करना चाहिए। तो इन सब की वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डेंटल फ्लॉस भी किया, एक 5 मिनट तक इसमें देखिए। The structure of tooth, 7 active tooth. Yeah. This way.